नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की देर से चलिए कुछ बोलो। आप क्या बोले? कुछ भी बोलो। थोड़ा और ऊपर कर लो माइक, थोड़ा सा और। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आपको देख के पता चल गया है कि आज का जो ये सेशन है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। एक तरफ है एक्स SBI जो कि SBI छोड़ के आया है और मैं हूँ एक्स PNB। जैसा कि आपको पता है मैं भी PNB को मैं छोड़ के आया हूँ, ये भी SBI को छोड़ के आए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। मैं भी अपने बारे में बताऊँगा, ये भी अपने बारे में बताएंगे। चूँकि SBI कलर का फॉर्म आया हुआ है और IBPS कलर का मेंस होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, वर्क प्रोफाइल समझने को मिलेगा कि दोनों बैंकों में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दोनों में रिजल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे डिसाइड करने में बहुत समस्या होती है कि कौन से बैंक में जाया जाए। तो आपको ये सारे समस्या, सारी जो भी डाउट है, आपको कैसा वहाँ पे वर्क प्रोफाइल होता है उसके रिगार्डिंग, क्या क्या काम करने होते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन एंड तक देखोगे तो आपके मन का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो इंट्रोड्यूस करता हूं मैं अपने चैनल पे मंथाई का, जो कि मैं मंथाई मुसाहरी, मैं आसाम से हूँ, चिरांग जिला से। तो ये मंथाई है, ये असम से ही रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं भी अभी नॉर्थ ईस्ट में ही पोस्टेड हूँ। तो चलो अब भाई सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले आपने बताया कि आप असम से हैं, तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ यार। जी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैं बीटेक किया हूँ NIT वारंगल से, जो कि तेलंगाना में है। और मेरा ग्रेजुएशन ईयर है 2019। उसके बाद SBI मैंने 2020 वाला SBI जो क्लर्क था, क्लर्क का पोस्ट, जूनियर एसोसिएट जिसको बोला जाता है, उसमें भर्ती हुआ था। ज्वाइनिंग डेट था, मतलब एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है उसके 5 महीने बाद ही मतलब वो ज्वाइनिंग हो जाता है। तो 2021 के जनवरी 25 में मैंने SBI ज्वाइन कर लिया था। मतलब जो SBI कलर 2020 की वैकेंसी आई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। और मेरे बारे में तो आपको पता है कि IBPS कलर 2020 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और 21 में जाके मेरा भी ज्वाइन हुआ था। तो एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जैसा कि आपने बताया, इंजीनियर यार, तुम लोग बड़े रहते हो यार गवर्नमेंट सर्विस में हर जगह चाहे हुए हो। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। तो चलो अब मैं आपके बारे में बताऊँ कि भाई सबसे पहला सवाल होता है लोगों के मन में कि तैयारी की कैसे है आपने। और जैसा अच्छा, आपका इंजीनियरिंग कब कंप्लीट हुआ था? मेरा इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला है 2019 में हुआ था। 19 में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया और 2020 में ही आपने तो मेरा ये था कि मतलब मुझे या तो PSU में जॉब करना है या तो गवर्नमेंट जॉब करना है। तो मैंने मेरा फर्स्ट एग्जाम जो दिया था मैंने जॉब का, तो वो था CGL 2019, अभी जिससे मैं JSO में काम कर रहा हूँ वही था। तो जो CGL या SSC का एग्जाम है वो बहुत ही मतलब प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। तो 2 साल 2.5 साल रुकना पड़ जाता है। उस वजह से मैंने बीच में SBI का भी दिया था, SBI क्लरिकल जो है, तो वो निकल गया, तो SBI ज्वाइन कर लिए थे बीच में। मतलब इन्होंने जो है पहले SBI ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी इनका जैसे से CGL में रिजल्ट आया, वो मैं आप पे आऊँगा कि आपने क्यों छोड़ा और क्या उसमें कमी थी। पहले चलो अब आप ये बताओ कि अभी जैसे फॉर्म आया हुआ है SBI का, आपको पता है आप लोगों के नोटिफिकेशन आए भी है कलर की, लगभग 5-5.5 हज़ार वैकेंसीज हैं और आप लोगों का जो है नवंबर में प्री होना है और दिसंबर जनवरी में मेंस होना है। तो अभी आप बताओ कि अभी आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या बुक लिस्ट का आपने फॉलो किया या कैसे तैयारी की आपने? वैसे मेरा तैयारी जो था प्रॉपर बुक से मैंने नहीं किया था। जो भी किया था जैसे GK हो गया, GK या जनरल अवेयरनेस जिसको बोला जाता है, उसको मैंने जैसे अड्डा 247 हो गया या फिर टेस्ट ट्यूब जैसे वेबसाइट से जो मंथली PDF या फिर क्विज आता है, डेली क्विज, वो सब देके मतलब प्रिपेयर किए थे। फिर मैथ्स का जो है वो 9-10 का बेसिक्स से ही होता है, तो वो वाला जैसे मतलब मॉक टेस्ट देते थे रेगुलरली जैसे 2 या 3 मॉक टेस्ट दे दिए, फिर एनालाइज किए, उसका सोल्यूशंस देखे, फिर नेक्स्ट डे उसको इंप्रूव करने के लिए कोशिश किए। वैसे रेगुलर मॉक देने से मतलब इंप्रूव हो जाता है, या तो चाहे वो इंग्लिश हो कि मैथ्स हो या फिर रीजनिंग ही हो, रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी। तो मतलब इन्होंने जैसा इन्होंने बताया कि कोई फिक्स ट्यूटर नहीं था और इन्होंने यूट्यूब के सहारे से या फिर मॉक्स वगैरह के सहारे से करके इन्होंने सारा सब्जेक्ट किया था। वो डिटेल की स्ट्रेटजी बहुत जल्दी आएगी इस चैनल पे, कि जैसा कि आपको पता है मैंने भी SBI दिया है, मैं भी अपना SBI का जो है मार्कशीट मेरे पास जो है वो भी अपलोड करूंगा। और साथ ही में समय समय पर बहुत सारी वीडियोज अभी SBI के लिए भी आने वाली है, IBPS कलर के लिए भी आने वाली है। तो सोच के आ रहे हो ये वीडियो को देख लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला मेरा चैनल। मेरी स्ट्रेटजी तो आपको मिलेगी, साथ में अपने भाई मंथाई की भी जो है बहुत सारा
सारा चीज़ सीखने को मिलेगा इनसे आपको। तो जैसा कि आपने अपनी तैयारी के बारे में बताया, चलो अब जैसे अब एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस का क्या है कि जब आप SBI में जब जैसे इनका प्री हो जाएगा फिर मेंस हो जाएगा, जैसे पता है कि मेंस के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन आपका आता है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है SBI में, क्लर्क में आप IBPS में आए या SBI में आए, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस के मेरिट पर ही होता है, ठीक है। तो मेंस के बाद अब आपको बताइए कि मेंस के बाद का क्या प्रोसेस होता है, LPT का क्या इशू है और ज्वाइनिंग तक में क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा जल्दी कुछ आप बता पाए तो। मेंस के बाद होता है कि जो स्टूडेंट्स उनका क्लास 10 लेवल पे अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उनको LPT देने का जरूरत नहीं है। जिसका नहीं है, जैसे CBSE में नहीं होता है ज़्यादातर, तो उनको LPT देने का जरूरत है। LPT होता है कि एक पैसेज दिया जाएगा, आप सपोज आपका जैसे आसाम में होता है एसामीज, बोडो और फिर बंगाली का होता है, तो एक पैसेज दिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आंसर उसमें ही दिया होता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपने 10th में यदि नहीं पढ़ा है लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको LPT देना होगा। और IBPS में भी यही और SBI में भी यही है कि जैसे आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉल किया जाता है DV और LPT के लिए। तो DV और LPT आपका साथ में होगा, जहाँ पे शायद आपने ऐसा बताया था AO में होता है आप लोगों का LPT और DV। वो होता है SBI LD में, तो वहाँ पे आप लोगों का DV वगैरह होता है। उसके बाद जिनको LPT देना वहीं पे LPT हो जाता है। IBPS में भी वही होता है। और जैसा कि यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक essay और लेटर दिया जाता है। यदि आप पास नहीं कर पाते LPT तो फिर आपको क्या होता है कि फिर से एक 6 महीने का टाइम दिया जाता है। SBI में भी वही है और हमारे पास भी IBPS में भी वही है कि आप 6 महीने में फिर आकर के वापस उसको दे सकते हैं यदि आप फेल करके, लेकिन ऐसा होता नहीं, नॉर्मली लोग पास कर जाते हैं। तो और भी यदि कोई मन में डाउट होगा तो चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा करने का, तो मैं बहुत सारे सवाल है मन में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको खत्म कर दूं। तो जो मन में डाउट होगा भाई, कमेंट बॉक्स खाली होगा, वहां डाल देना, मैं पूछ के फिर आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार चलो ठीक है, LPT भी हो गया, DV भी हो गई। उसके बाद जो फाइनल आपको ज्वाइनिंग आना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है, फिर ब्रांच कैसे पहुंचते हैं? वो आपके मेल में आएगा। आपको फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो मतलब सर्कल का होता है, तो वहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको सबको मतलब रीजन वाइज आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। ऑफिस जैसे आपने आसाम से अप्लाई किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपका गुवाहाटी में था। अच्छा, फिर उसके बाद तो फिर वहाँ पे रीजन दिया जाएगा सबको। तो मेरे जैसे मुझे बोंगाईगांव सर्कल मिला था, फिर मैंने बोंगाईगांव का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे रिपोर्ट किया, फिर वहाँ से सबको मतलब ब्रांच दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको AO आना है, AO फिर रीजनल ऑफिस आना है, फिर ब्रांच, और फिर उसके बाद जो है आपको ब्रांच में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये कब तक, जैसे मान लीजिए मैं आज AO में हूँ तो 2-3 दिन का टाइम मिलता होगा कि भाई आपको इस दिन को मतलब आपको AO में जैसा है कि मतलब कुछ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वो 5 दिन ऐसे लगाए थे हम लोग के टाइम में। फिर उसके बाद 5 दिन वहाँ पे AO में रहने के बाद रीजनल ऑफिस भेजा गया। फिर रीजनल ऑफिस में इतना एक दिन का ही काम था, फिर सुबह पहुंचा, फिर शाम तक मतलब ब्रांच अलॉट कर दिए, फिर नेक्स्ट डे ब्रांच में रिपोर्ट करना था। हाँ, तो इस तरह से आपको जो है ब्रांच में रिपोर्ट करना होगा। और चलो आप यदि मान लो ब्रांच पहुंच गया, ब्रांच का क्या माहौल होता है, बहुत सारे लोगों के मन में होती है। तो जैसे कि ब्रांच जैसे आप पहुंचते हो, हमारे IBPS में भी यही है और SBI में भी यही होता है कि शुरू में आपको 1-2 सप्ताह ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका ID नहीं बनता। जब आपका ID बन जाता है तो फिर आपका काम असल में स्टार्ट होता है। तो हमको लगता है 1-2 सप्ताह तक SBI में भी यही है, IBPS में भी यही है कि आपको काम सीखना है, हर टेबल पर जाके समझना है काम को। और जब एक बार ID आपका बन जाए, ID फॉर्मेशन हो जाए, तो फिर जो है आपको काम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो चलो काम की बात निकली है, तो बहुत सारे लोगों का परसेप्शन है कि बैंक में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो आप ये बताओ, एज ए SBI क्लर्क आपको करना क्या होता है? जैसे पोस्ट के नाम पे लिखा हुआ है जूनियर एसोसिएट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। उसी हिसाब से कस्टमर सपोर्ट जैसे कि मतलब डेली बेसिस पे KYC आए, विड्रॉल करने आए, डिपॉजिट करने आए, या फिर अकाउंट ओपनिंग के लिए आए, वो सब भी करना। जनरल बैंकिंग हो ही गया। उसके अलावा जो मतलब बैंक के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है जिससे बैंक इनकम करते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या फिर किसी को लोन के लिए कन्विंस करना है, वो सब सेल्स में आ गया, तो वो भी करना है साथ में। वैसा नहीं कि इतना प्रेशर आपको दे देगा। प्रेशर होता है ऑफिसर लेवल पे, वो लोग को दिया जाता है टारगेट्स, और ऑफिसर आपको मतलब वो काम करने के लिए बोल देंगे, टारगेट फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब जो दिया गया वो करना ही है, आपके पेस के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो मतलब जैसा कि अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कि SBI में जो पोस्ट आती है वो जूनियर एसोसिएट्स की आती है, और साथ ही में उसमें लिखा होता है कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट। तो जब आप IBPS में आते हैं तो हमारे यहाँ जो पोस्ट है वो SWO होती है, सिंगल विंडो ऑपरेटर, और यहाँ पर आप जूनियर एसोसिएट्स कहलाते हैं। तो SBI में एक चीज़ जो है वो पोस्ट में एडेड है कि आपको सेल भी करना है। तो अभी तक जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा बैंकिंग का, अभी तक उधर ज़्यादा इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल करने के लिए आपको बोला जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन SBI में ये पॉलिसी पिछले कुछ दिनों से देखी
गई है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में IBPS के भी जो रिलेटेड बैंक्स हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर अन्य बैंक्स हैं, वहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिले। तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर का बात नहीं है, और आप यदि इस काम को करते हैं तो आपके बेहतर, आपके प्रमोशन के लिए भी बेहतर है, आपके ब्रांच के बिजनेस के लिए भी बेहतर है, और ऐसा कोई कंपाइलेशन नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी जैसे लॉगिन डेज में टारगेट में जो रीजन का टॉप करेंगे या फिर सर्कल में टॉप करेंगे, उनको इंसेंटिव्स भी जाता है। कभी आपको किसी जगह में जैसे टूरिस्ट स्पॉट में आपको मतलब 1 नाइट स्टे या 2 नाइट स्टे का मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा, वहाँ पे घूमने के लिए लेके जाएंगे, डिनर पार्टी के लिए आपको इनवाइट होगा CGM के साथ, वो सब होता है। तो कहने का मतलब कि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी खुद की भी अच्छाई होती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, साथ में ब्रांच के लिए भी अच्छा होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें आपको ये सब मिल सकती है SBI में, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगी बातें, लेकिन ये सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा कस्टमर सर्विस के अलावा। ठीक है, तो चलिए वर्क प्रोफाइल का भी हो गया। अब जैसे कि अब एक चीज़ वर्क प्रोफाइल के बाद भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होती है सैलरी, कि भाई जो भी लोग तैयारी करते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे IBPS में आपको पता है कि मैंने बहुत बार चर्चा किया है कि 19,900 बेसिक पे स्टार्ट होता है IBPS कलर का। और बैंकिंग में क्या है कि आपको पता होगा कि हर 5 साल पे रिविजन भी होता है, और जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में से हम लोग जब आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल लगता है। जब 2026 में हमारा ड्यू है, 27 में ड्यू है, और तो यहाँ पे 5-5 साल में होता है। और बैंक में एक फायदा ये होता है कि आप साल में 4 बार आपका DA जो है वो इंक्रीज होता है। तो कभी कभी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो सैलरी बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो आप SBI में भी मोटा मोटी वही होगा जो कि है 19,900 बेसिक पे होगा। उतना ही था। तो दोनों का जो अभी तक है सैलरी दोनों की बराबरी है, दोनों को 19,900 बेसिक पे होता है, फिर DA HRA वगैरह मिलता है। मैं सैलरी स्लिप भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा SBI कलर की, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। तो चलो अब सैलरी हो गई, तो अब आप ये बताइए कि पोस्टिंग के बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है, और ऐसा हो सकता है क्या कि यदि हम प्रमोशन नहीं लें तो क्या हम घर पे ही हमेशा रह के काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या होता है पोस्टिंग का पॉलिसी? पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग ही मिलेगा। जैसे अगर फीमेल हुआ तो उनको मतलब प्रीफर करते हैं कि उनके होम एड्रेस के पास में ही रखने के लिए, होम पोस्टिंग देने के लिए। लेकिन जो मेल एम्प्लॉइज है उसको जो स्टेट अलॉट हुआ है और जो रीजन अलॉट हुआ है कहीं पे भी डाल सकते हैं। अब आज को अगर एक रीजन मिला तो कल अराउंड 3-5 ईयर्स के बाद दूसरा सर्कल में भी भेज सकते हैं। और ऐसा कुछ है कि जैसे हम चाहें कि मुझे मान लो घर की पोस्टिंग मिल गई, तो क्या मैं घर में रह सकता हूँ, या मुझे 3-4 साल 5 साल में हटा देंगे, ऐसा कुछ? 5 ईयर्स के बाद ट्रांसफ़र हो ही जाता है। तो मतलब ऐसा एक वो है कि मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप कर सकते हो घर में, जैसे सपोज एक एड्रेस के सामने 2 ब्रांच हो गया, तो एक ब्रांच से वो दूसरे ब्रांच में जा सकते हैं, फिर वापस से उसमें आ सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो मतलब आपका ये है, इन शॉर्ट में बताऊं तो यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो घर के आसपास भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, स्टार्टिंग न्यू पोस्टिंग। लड़कियों को, गर्ल्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेज इसमें दिया जाता है। और यदि आपका घर के आसपास का कोई ब्रांच मिल गया तो हो सकता है कि कुछ सालों तक आप यदि प्रमोशन नहीं लें तो भी अपने घर के आसपास रह सकते हैं। तो चलो, अब यदि अब प्रमोशन की बात निकली है तो भाई प्रमोशन का क्या पॉलिसी है। जैसे हमारे बैंक में आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है कि 3 साल में आप प्रमोशन के एलिजिबल हो जाते हैं यदि आपने JIB क्लियर कर लिया है। तो मैं बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूँ, और किसी में कम भी है, लेकिन नॉर्मली आप 3 साल में देख सकते हैं। SBI में क्या पॉलिसी है? SBI में अगर JIB CIB दोनों क्लियर कर लिए तो 3 साल में हो सकते हैं एलिजिबल हो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। अगर सिर्फ JIB क्लियर किया, CIB क्लियर नहीं किया, तब 4 साल लगता है। मतलब JIB आपने क्लियर कर लिया तो 4 साल में आप जो एग्जाम होते हैं रेगुलरली हर साल होता है ऑफिसर का बनने का एग्जाम, जो प्रमोशन एग्जाम, उसमें आप बैठ सकते हैं। और यदि आपने JIB CIB दोनों क्लियर कर लिया है तो आप 3 साल में ही बैठ सकते हैं। हाँ, और अगर TO नहीं भी बना तो उसमें इंक्रीमेंट मिल जाता है। JIB जैसे JIB के लिए 1 इंक्रीमेंट हो गया और CIB के लिए 2 इंक्रीमेंट हो गया, तो दोनों अगर क्लियर करते हो तो फिर 3 इंक्रीमेंट लग जाता है सैलरी में। तो इससे आपकी सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है जब सैलरी की बात आई है कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ SW को B होते हैं, हेड कैशियर अलाउंस होता है। यहाँ पर का क्या सीन है? यहाँ पे जो कैश ऑफिसर होते हैं उनको कुछ मिलता है क्या, कुछ अलग से अलाउंस वगैरह कैश की कैरी करने का, ऐसा कुछ? वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड होता है। अगर छोटा ब्रांच हुआ तो मतलब छोटा ब्रांच में अगर ऑफिसर कम है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लरिकल कैडर के जो है उनको ही दिया जाता है। तो फिर उसको ऑफिसर के हिसाब से पर डे अलाउंस मिलेगा, जितना दिन वो केस ऑफिसर बने वैसे टाइप के अलाउंस मिलेगा। और अगर बड़ा ब्रांच में जैसे स्केल 4 हो गया, स्केल 5 हो गया। आप किस ब्रांच में थे? मेरा स्केल 4 ब्रांच था जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में था। तो फिर बीजेस ब्रांच से रह के आए। उसमें काफ़ी मतलब अच्छा स्ट्रेंथ था ऑफिसर्स का और क्लरिकल का भी।
तो उसमें ऑफिसर ही मतलब केस ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे। तो मतलब ऐसा है कि यदि आप क्लर्क हैं वहाँ पे मतलब ऑफिसर की कमी है तो क्लर्क को जिम्मेदारी दी जाती है, और जैसा कि मुझे पता है कि लगभग 20-22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी एक्स्ट्रा हो जाती है उस फैसिलिटीज़ को मिलने से, कि कैश को कैरी करने से, यदि आप कैश ऑफिसर बनते हैं तो मतलब आपकी एक अच्छी खासी सैलरी हो सकती है यदि कि आप वहाँ पे कैश ऑफिसर बन जाए। जबकि हमारे पीएनबी में और भी किसी बैंक में इतना ज़्यादा अलाउंस नहीं है। जब आप हेड कैशियर बनते हैं तो 2950 के आसपास का एक अलाउंस अलग से ऐड हो जाता है, और उसमें शायद आपका डीए भी मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपको मिल जाता है एसबीआई में और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, यदि आप कैश की कैरी करते हैं तो। अच्छा, ये मतलब एक ये बताइए आप मुझे कि ट्रेनिंग का क्या होता है? जैसे आप न्यू ज्वाइनी लगते हैं तो क्या ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, कहाँ पर होता है? ट्रेनिंग में से एसबीआई का 2 वीक्स का होता है। तो हर रीजन तो नहीं बोलूँगा, हर सर्कल में एक SBILD स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक सेंटर होता है, तो वहाँ पे बुलाया जाता है 2 वीक्स के लिए। तो वहाँ पे रहने का वो सब हॉस्टल वो सब, तो एक बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे, लाइफ 14 तो दिन वो आप बहुत ही एंजॉय करने लायक है। हाँ, तो ये हमारे बैंक में भी है। और लेकिन हम दोनों के साथ केस ऐसा हो गया था कि ये भाई भी कोविड में आया था, मैं भी कोविड में आया था, और वो वाला मौका हम लोग से छीन लिया गया था, जिसका अफसोस हमें अब भी है कि वो जो 14 दिन थे वो हम लोग ने नहीं एंजॉय कर पाए। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, आपको जो है अच्छा ट्रेनिंग मिलता है और बहुत अच्छा वहाँ पे मजा भी आता है। चलिए ठीक है, एक चीज़ हो गया। अब दूसरा ये, एक तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कई बार चर्चा की, जब बैंक में आप आते हैं तो आपको रिस्पेक्ट एक अलग ही लेवल का मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। और आप जहाँ भी जाते हैं ना, जो छोटे मोटे इलाके में यदि आपकी पोस्टिंग होता है तो आप वहाँ के डीएम होते हैं, क्योंकि सारे लोग आपको देखते हैं और सब कोई सर बोल के आपको बोलते हैं, आपको इज्जत देते हैं। तो इसका भी एक अलग ही मजा है। तो यदि आप रिस्पेक्ट की बात करें तो बैंक में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा जॉब है जितना बैंक में रिस्पेक्ट है। उसके वजह से एक चीज़ है कि जब आप ब्रांच में आएंगे तो ब्रांच का माहौल कैसा होता है लोगों के बीच में, जो आप काम करते हैं साथ में, तो वहाँ का कैसा माहौल है एसबीआई में? बैंक में ज़्यादातर जितना भी देखा हूँ, कोलिग्स जो है बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। जो सीनियर कोलिग्स है वो सब भी मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, तो हेल्प करते हैं, जितना भी डाउट हुआ उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप बैंक में जाते हैं ना तो वो वाला माहौल आपको कहीं नहीं मिलता। मैं सच बताऊँ तो वो वाला माहौल अपन लोग मिस भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है 5-7 लोगों की अच्छी टीम बन जाती है, जो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इतना ज़्यादा मिलजुल के काम नहीं करते, वहाँ पे हर काम मिलजुल के करना होता है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मन लगेगा, सीनियर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे और आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, ब्रांच में भी और ब्रांच के बाहर भी। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और छोटा सा बात है, जैसे कि वर्कलोड की मैं बात करूँ तो वर्कलोड का क्या है, जैसे कि नॉर्मली बोला जाता है कि एसबीआई में ज़्यादा है कि बाकी बैंक्स में ज़्यादा है, किसमें वर्कलोड ज़्यादा है? क्या आप इस पे कहना चाहें तो? मेरे हिसाब से एसबीआई में ज़्यादा होता है, क्योंकि एसबीआई जो है पहले मतलब नंबर 1 में थे, फिर अभी एचडीएफसी आ गए। तो वो पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एसबीआई मतलब बहुत ही मतलब एग्रेसिव बिजनेस जो वो कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत क्लरिकल कैडर या ऑफिसर कैडर दोनों को भी आ जाता है काम। तो ऐसा नहीं कि मतलब हैंडल नहीं कर पाने वाला वर्कलोड है, हैंडल कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा, कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ सेल्स भी करना दूसरा ये पड़ेगा। डिपेंड करता है ब्रांच पे भी डिपेंड करता है, आपका ब्रांच है कहाँ पर, वहाँ पे और बैंक्स की क्या कंडीशन है। अब जो आप जिस भी, जैसे हमारे यहाँ जो ब्रांच था, जैसे जो मेरा ब्रांच था वहाँ पे वो लीड ब्रांच था, क्योंकि वो पहले खुला था, उसके बाद एसबीआई आया था। तो हमारे ब्रांच में ऑब्वियस सी बात है वहाँ ज़्यादा भीड़ था और वहाँ लोग ज़्यादा वहाँ पे पसंद करते थे जाना। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर हैं, वहाँ पे बाकी और भी ब्रांचेज हैं उनकी क्या स्थिति है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज यदि आप बोला जाए, मैं बता सकता हूँ कि काम वर्कलोड आपको ज़्यादा मतलब बराबर ही देखने को मिलेगा बैंक्स में। हाँ, ये इनका जो अभी एसबीआई में इंट्रोड्यूस है कि जो प्रोडक्ट वगैरह आपको थोड़े सेल करने पड़ते हैं, तो इस मामले में अभी तक हमारा बैंक या और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे ये चीज़ अभी नहीं आई है। तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर कम है, लेकिन कम और बेस आपको वर्कलोड आपको इक्वली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो भी था मेरे मन में सवाल मैंने आपसे पूछा, और एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ कि जैसे आप एसबीआई से छोड़ के यहाँ पे आए हैं जेएसओ के पोस्ट पे, तो क्या ऐसा हो गया जब इतना ही अच्छा था, सब चीज़ बढ़िया था, तो फिर एसबीआई छोड़ के फिर यहाँ क्यों? जैसे मैंने बोला, ग्रेजुएशन के बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया ही था सीजीएल 2019, तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस था सीजीएल ही था। तो बीच में मतलब डिले की वजह से मैंने एसबीआई दिया था, तो फिर एसबीआई ज्वाइन कर लिए। फिर उसके बाद मुझे बेहतर लगा, जेएसओ का पोस्ट हाई पे भी ज़्यादा था इसका एसबीआई क्लर्क से, फिर इसलिए मैंने रिजाइन करके
तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं भी जानता हूँ कि जो मेरे साथ ही बैंक में थे, उनका भी जेएसओ के पोस्ट पे हुआ था या और किसी पोस्ट पे हुआ था, वो लोग छोड़ के नहीं आए हैं। जैसे कि मैं भी छोड़ के आओगे, ये भी छोड़ के आ गया। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग बैंक से भाग ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैंक में भी काम चल रहा है और अभी भी बैंक से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो कोई भी सेक्टर मेरे भाई खराब नहीं है। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी जॉबलेस है, जो उसको एक जॉब होना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब आप एक जगह पर आ जाते हो उसके बाद आप आगे फर्दर तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आप ये सब मत सोचिए कि वर्कलोड ज़्यादा है, मैं कैसे जीऊंगा। भाई जो आदमी कर रहा है वो भी वहाँ पे काम ही कर रहा है, उसके पास कोई 4 हाथ 4 पैर नहीं है, वो मैनेज कर रहा है। तो आप भी वहाँ पे जाओगे तो मैनेज कर सकते हो। तो अभी आपका सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए आपको कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। मेरा चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। बहुत सारी चीज़ें मैं और आपके लिए एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क दोनों के लिए लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही जाना, जल्दी सोच के आ रहे हो कर दो। चलो अब लगभग सारी सवाल जो मेरे मन में थे वो मैंने इनसे पूछ लिए। और यदि मन में कुछ आपके कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं बता दूंगा। एक लास्ट यदि मैं आपसे पूछूं कि जो भी लास्ट का टाइम बचा है, आप कैसे मोटिवेट करोगे यार कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो कि हमारा और आपका ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, वो कैसे उनको मोटिवेट करोगे कि भाई चलो जल्दी से कुछ कर लो इस बार? वही है, अगर हाथ में कुछ नहीं हो, जैसे बोला जाता है कि मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर कुछ मिल जाए तो मतलब आपको फर्दर तैयारी करने में भी हेल्प होगा, आपका स्ट्रेस भी हट जाएगा, आपका घर से प्रेशर भी हट जाएगा। तो उसी तरह से रोज़ मॉक्स लगाइए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए और निकल जाएगा जो भी एग्ज़ाम हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। जो भी बैंकर्स हो गए आपके ग्रुप में उनको ये बातें शेयर करना, हमारा ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो अपना राय दे सके इस पर कि भाई क्या ये दोनों ने बिल्कुल सही बातें की है या नहीं की है। और भी कोई मन में सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स खाली। और वीडियोज़ चैनल से तो जुड़ ही जाओ, बहुत सारी वीडियोज़ आएगी। अभी एसबीआई क्लर्क के लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, आईपीएस क्लर्क का मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।